चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को लेके कि कौन कौन से केसेस हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं और आपको उनको किस तरीके से मैनेज करना है। तो जो भी लोग आज की क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो। और आज की क्लास में सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए रखी गई है कि सभी क्वेश्चंस आपको दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए गए हैं। क्वेश्चन सभी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, जिससे आपको पढ़ना समझना दोनों तरीके से इजी रहेगा। जिन्होंने अभी तक सेकंड शॉर्ट्स चैनल पे जाके वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ जाके आप चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आपको 30 सेकेंड 1 मिनट और 2 मिनट में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आज की क्लासेस में लोग जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि अभी रिसेंट में यूपीपीएससी ने 2000 प्लस से ज़्यादा वैकेंसी निकाली हैं। उसकी तैयारी भी आप अपनी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। और मेरे पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आप सभी के लिए चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं की है प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए। मेडिकल एंड नर्सेस सबकी ऑफिशियल ऐप है जिसमें आपको डेली क्विज हैं जो ऐड किए जा रहे हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए रहा, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली डोजेज ऑफ फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द फीटस। तो जो फीटस है उसको यदि आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाना चाहते हैं तो फॉलिक एसिड का कितना डोज लेने के लिए कहा जाएगा। 2000 माइक्रोग्राम, 4000 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम्स या फिर 800 माइक्रोग्राम्स। 400, 600, 800 या फिर 200 माइक्रोग्राम कितना फॉलिक एसिड का डोज देने के लिए कहा जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को। पहली चीज़, फॉलिक एसिड एज सुन एज पॉसिबल पता चले प्रेगनेंसी कंसीव की है आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब बनती है, क्या है, सबसे पहले जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब बनती है उसके डेवलपमेंट में फॉलिक एसिड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसी की कमी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी में ऑलरेडी फॉलिक एसिड है, लेकिन उतना नहीं जितना जब जो न्यूरल ट्यूब बनती है बच्चे की उसको ज़रूरत है, इसीलिए बाहर से दिया जाता है। और प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए 400 माइक्रोग्राम्स और 400 mcg डेली फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है और रिकमेंड किया जाता है, ताकि जो बच्चा यूट्रस में है उसको फॉलिक एसिड से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सके। लेकिन यदि आपको एक और दिमाग में क्वेश्चन में आता है कि यदि आपने 3rd ट्राइमेस्टर से फॉलिक एसिड लिया तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा। ये आपको हेल्पफुल रहेगा एनीमिया के लिए। किसके लिए? एनीमिया के लिए आयरन और फॉलिक एसिड हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बच्चे के लिए, जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब के लिए ज़रूरी है, या आप 3rd ट्राइमेस्टर में लेंगे तो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की न्यूरल ट्यूब तुरंत ही बनती है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है किसका होता है? न्यूरल ट्यूब का होगा। और न्यूरल ट्यूब के लिए ही एक एंटी स्कैनिंग की जाती है जो कि 11वें से 14वें वीक में की जाती है। इसका भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता कैसे चलता है? तो वो चलता है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन के लेवल से। किससे? जो एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है यहाँ पर, वो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल जब ज़्यादा होता है, क्या है? अल्फ़ा फीटोप्रोटीन यदि इसका लेवल क्या है? इंक्रीज्ड है, मतलब बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, कम है तो डाउन सिंड्रोम है, नॉर्मल है तो कुछ नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपकी बेसिकली किस में आती हैं? यदि बच्चे का एज सून एज जो एंटी स्कैन आप करवाते हैं। एक और आप यहाँ पे देखिए, एक टर्म और आपको आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग। क्या है? नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग। अभी किया कब जाता है? 8 to 14 वीक्स के ड्यूरेशन में, जब आपके 13 वीक या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 13 वीक्स एंड 6 डेज, ये भी आप यहाँ पे इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। यदि ये चीज़ यहाँ पर है दैट मीन्स आपको इस टाइम पे एंटी स्कैनिंग कराना है। और इस एंटी स्कैनिंग से आप डाउन सिंड्रोम का पता करने के साथ साथ
बच्चे को कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज डेवलप तो नहीं हो रही, वो सब भी यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रोटेक्ट बोथ द मदर एंड द न्यूबॉर्न फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। तो कौन सी वैक्सीन है बच्चे को प्रिवेंट करेगी इन्फ्लुएंजा से। माँ और नवजात शिशु दोनों को इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाने की सिफारिश की जाती है। MMR मीजल मम्स रूबेला, वेरिसेला, टिटनस डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। पहली चीज़, जब बच्चा यूट्रस में हो तो उस टाइम पर माँ के लिए रूबेला वैक्सीन तो कॉन्ट्राइंडिकेट ही रहती है, तो ये MMR नहीं लगेगी। ना ही चिकन पॉक्स वैक्सीन लगेगी जो वेरिसेला के लिए है। DPT लगती है लेकिन इन्फ्लुएंजा से बचाने का काम ये नहीं करेगी। इन्फ्लुएंजा से जो बचाएगी वो क्या होगी, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हो जिसको आप कहेंगे फ्लू शॉट। क्या कहेंगे, फ्लू शॉट। फ्लू शॉट से जो, और एक चीज़ और आप ध्यान से सुने कि जो एक सिंगल, जो पहले तो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो नेज़ल स्प्रे के थ्रू दी जाती थी। किस रूट से दिया जाता था, नेज़ल स्प्रे से, ऐसे ना इन्हेलर जैसे दी जाती थी। बट कोविड की भी वैक्सीन आ गई है लेकिन अभी वो उतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आई है। नेक्स्ट इज, which of the following condition is a severe form of high blood pressure that can occur during pregnancy and can be life threatening for both the mother and the baby। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्च रक्तचाप का एक गंभीर रूप है जो गर्भावस्था के दौरान हो सकती है, माँ और बच्चे दोनों के जीवन के लिए खतरा हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कॉज कर सकती है। हाई BP की प्रॉब्लम है जो कि माँ को प्रेगनेंसी में हुई है, लेकिन यहाँ पर ये माँ बच्चे दोनों के लिए रिस्की है। जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री एक्लेम्सिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर प्लेसेंटा है जिसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की है। वो पहली चीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब होगा प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर होना, लेकिन आफ्टर दैट क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। इन प्रेगनेंसी हाई ब्लड शुगर। प्री एक्लेम्सिया क्या है, प्री एक्लेम्सिया में BP हाई होगा, प्लस प्रोटीन यूरिया होगा, प्लस ब्लड विजन होगा, प्लस इक्लेम्टिक फिट्स आएंगे जिसको आप कहेंगे कन्वल्जन्स। क्या कहेंगे, कन्वल्जन्स, इसके साइन हो गए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन क्या है, अदर देन जो फीटस है, इम्प्लांटेशन जनरली कहाँ पे होता है, यूट्रस में। अदर देन यूट्रस में मोस्टली होते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब्स में, जिसको आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा कहाँ पर रहेगा, लोअर सेगमेंट में। कहाँ पर, लोअर सेगमेंट में, सर्विक्स का जो लोअर सेगमेंट है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसके क्या है, टर्म्स है। यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो वो क्या है, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर का लेवल है। यहाँ पर जब किसी लेडीज़ को हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा हो और BP हाई हो रहा हो, तब एक केस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि BP को आप कंट्रोल करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल को, दोनों इवन कभी कभी शूट आउट होके क्या हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी डेथ ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ हाई BP से भी होती है। फिर आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में हो गया। फिर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लेकिन क्या होगा, अदर देन यूट्रस, मतलब कब मोस्टली होती है 70% फैलोपियन ट्यूब में। कभी कभी सर्विक्स के यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, कभी कभी एम्पुला के यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्रीविया में जनरली यूट्रस का जो अपर पार्ट है वहाँ पर क्या रहेगा, प्लेसेंटा अटैच होता है। लेकिन जब ये सर्विक्स का, यूट्रस का जो लोअर पार्ट है जिसको आप सर्विक्स कहते हैं, तो जिसको लोअर सेगमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे
प्लेसेंटा आके क्या करेगा, पूरा सर्वाइकल उसको कवर कर जाएगा, तो वो प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हाई बीपी है प्रेगनेंसी में, जो कि माँ बच्चे दोनों के लिए रिस्की है, तो हाई बीपी यहाँ पर होगा प्री इक्लेम्सिया। क्या होगा? प्री इक्लेम्सिया। और यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में, सॉरी फॉर दैट, प्री इक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, ये आपके आते हैं इक्लेम्सिया में। कब? इक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर इक्लेम्सिया में आपको कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्री इक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स नहीं आते, सभी चीज़ें सेम रहेंगी, ओनली कन्वल्जन्स को छोड़कर, इसको आप इक्लेम्टिक फिट्स भी कह सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाती है, इवन जेस्टेशनल डायबिटीज़ से भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ? मृत शिशु के जन्म के जोखिम को करने के लिए गर्भावस्था के दौरान सोने की अनुशंसित स्थिति क्या है? तो माँ को सोने के लिए सलाह दी जाती है, कौन सी सलाह दी जाती है? प्रेगनेंसी में यदि स्टिल बर्थ को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन में सोने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऑप्शन में है लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑन द बैक या फिर ऑन द स्टमक। तो स्टमक के बल तो आप नहीं सो सकते क्योंकि बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा, ना ही सीधा स्ट्रेट सो सकते हैं, ऐसे में बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती है, ना ही राइट साइड सो सकते। आपको जो एडवाइस किया जाता है वो होती है यहाँ पर क्या, लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे का एक तरीके से हमें कह सकते हैं बेबी के लिए प्रॉपर तरीके से लेफ्ट साइड में सोएंगे, स्पेस रहेगा। दूसरी चीज़, हाइपोटेंशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं माँ के लिए आप। तीसरी चीज़, यहाँ पर जब भी कोई प्रेगनेंसी में आप जनरली फोर्थ मंथ की प्रेगनेंसी तक पहुँचते हैं, जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप कैसे सोएं, लेफ्ट साइड सोएं, ज़्यादा लेग पेन होता है तो दो पैरों के बीच में एक पिलो लगा के सोएं। वो इसलिए कहा जाता है आपको कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे को हार्ट टू द प्लेसेंटा, जो बच्चे को पूरे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होनी है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के हार्ट के लिए, वो सब लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्यों की जाती हैं, ताकि आप लेफ्ट साइड सोएं। और यदि यहाँ पर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में सोने में आपको सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिल बर्थ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, फीटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फीटल ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा लो बर्थ वेट पैदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर, ऑन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू गिवन स्टूल सॉफ्टनर आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी ऑफ वुमेन? तो डिलीवरी के बाद क्या है, डिलीवरी के बाद किसी भी लेडीज़ को स्टूल सॉफ्टनर दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर एपिजियोटॉमी टीयर्स, या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। तो स्टूल सॉफ्टनर, जिसको लैक्टोलियोस भी आप कह सकते हैं, ये वेजाइनल डिलीवरी के बाद क्यों दिए जाते हैं? पहली चीज़, डिलीवरी के बाद किसी भी लेडीज़ में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल सी बात है। अब उस कॉन्स्टिपेशन को आप कम करने के लिए यहाँ पर स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं, उस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर दे रहे हैं। और ऑप्शन में है टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्ट्रेनिंग, इट रिकवर्स एपिजियोटॉमी टीयर्स, या फिर इट कॉन्ट्रैक्ट्स द यूट्रस। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ऑक्सीटोसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें देंगे। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप अदर मेडिकेशन देंगे। एपिजियोटॉमी इससे रिकवर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर आपकी स्ट्रेनिंग से आप ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रेनिंग से क्यों? कॉन्स्टिपेशन यदि आपको होगा, एपिजियोटॉमी में आपका क्या होगा, पेरिनियल टीयरिंग, जो यहाँ पर वेजाइना है, क्या है, वेजाइना, और जो एनल स्पिंचर है यहाँ पर क्या है, कट लगाया जाता है। लेकिन यदि कॉन्स्टिपेशन का केस होगा, एपिजियोटॉमी हुई है या फिर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होगी। क्या होगी? स्ट्रेनिंग होगी। लेकिन यदि आप स्टूल सॉफ्टनर या फिर लैक्टोलोज या फिर कोई भी ऐसी मेडिकेशन देंगे
जिससे स्टूल सॉफ्ट आएंगे, जिसको आप स्टूल सॉफ्टनर लैक्टुलोज के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो वो सब यदि आप यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा, एपिजियोटोमी के जो इवन टीयरिंग भी है, उसकी टीयरिंग है, उसको रिलीफ रहेगा एक तरीके से। पेन कम होगा। पेन कैसे कम होगा, पेन के लिए तो आप पेन किलर दे देंगे, लेकिन यहाँ से आप पेन को कम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टूल सॉफ्टनर देंगे तो जो डाउन साइड जो प्रेशर पड़ रहा है वो कम होगा और स्टूल इजीली बाहर आएगा। इसका मेन रीज़न है क्या, स्ट्रेनिंग से प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन इज, एट वॉट एज शुड प्रेग्नेंट वुमेन टिपिकली स्टार्ट अटेंडिंग प्रीनेटल चेकअप फॉर रूटीन मॉनिटरिंग एंड केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था के दौरान नियमित निगरानी और देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर किस उम्र में प्रसव पूर्व जांच में भाग लेना शुरू करना चाहिए? 8 से 12 वीक, 16 to 20 वीक्स, 24 to 28 वीक्स या फिर 32 to 36 वीक। तो किस वीक में, यहाँ पे कहा है एट वॉट एज प्रेग्नेंट वुमेन को प्रीनेटल और एंटीनेटल चेकअप्स में जाना चाहिए रूटीन मॉनिटरिंग के लिए? तो है 8 से 12 हफ्ते में। कब? 8 to 12 वीक की प्रेगनेंसी में। इस टाइम पीरियड में आप चेकअप कराने जाएंगे तो पहली चीज़ यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी तो कंफर्म रहेगी ही। दूसरी चीज़, इस टाइम पर आपकी एंटी स्कैनिंग हो सकती है। एंटी स्कैनिंग का मतलब है नचल ट्रांसलेंस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो स्कैनिंग करके पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उसमें कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, आपके लिए तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप नहीं हो रहा है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा 8 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल साइन दैट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी टू असेस मैटरनल हेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसकी मातृ स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए प्रसव और प्रसव के दौरान बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए? क्या है तो वो, जिसमें आप ये सभी चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करेंगे? वो होगा यहाँ पर ऑप्शन में ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन लेवल या रेस्पिरेटरी रेट। पहली चीज़, डिलीवरी के टाइम पर और लेबर के टाइम पर जो चीज़ चेक की जाएगी, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप पहले चेक कर सकते हैं बिफोर डिलीवरी और बिफोर लेबर। हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं कि यदि इनकेस ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो, तो आप पहले से ही ये सब चीज़ें चेक करके रखेंगे। रेस्पिरेटरी रेट आप वहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्लोजली मॉनिटर करना है वो है बीपी, ब्लड प्रेशर, कि ये प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द लेबर और डिलीवरी के टाइम पर फ्लक्चुएट ना हो। क्या हो? फ्लक्चुएट ना हो, मतलब कि ड्रॉप ना हो, बहुत कम ना हो और हाई ना जाए। हाई जाता है माँ को फिट्स आने के चांसेस रहेंगे, लो जाता है तो माँ प्रॉपर तरीके से ना तो पुश कर पाएगी, और लो जाएगा तो बच्चे की डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? बीपी, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर व्हेन द प्लेसेंटा पार्शियली और completely covers the cervix, obstructing the baby's exit from the uterus? निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता तब हो सकती है जब नाल आंशिक रूप से या पूरी तरह से गर्भाशय ग्रीवा को ढक लेती है, जिससे बच्चे के गर्भाशय से बाहर निकलने में बाधा आती है? तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें सर्विक्स को पूरे तरीके से प्लेसेंटा कवर कर जाएगा? जब सर्विक्स का मुंह कवर हो जाएगा, सर्वाइकल ओस कवर हो जाएगी, तो बच्चे को बाहर आने में प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन में प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्लेसेंटा प्रीविया, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्सिया मैंने आपको बता दिया कि इसमें बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा, ब्लड विजन होगा, फिर एक्लेम्टिक फिट्स आएंगे जब प्री एक्लेम्सिया के बाद की स्टेज में जाएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी में माँ का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अदर देन यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब बचता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्री मतलब पहले, मतलब जनरली प्रीविया का मतलब होता है पहले। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में ही ऐसा होगा कि जो प्लेसेंटा जनरली अपर सेगमेंट में, यूट्रस का जो नॉर्मली प्लेसेंटा अटैच होता है अपर सेगमेंट में होता है, वो हम आगे आपको विथ इमेज के भी दिखाएंगे कि अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा अटैच होता है। लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें क्या होगा,
डाउन साइड अटैच हो जाता, नीचे की तरफ। अब ये पार्सली हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है या मार्जिनल हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी कि सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए, बेबी की एग्जिट के लिए एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, तो वो है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड ऑफ फीडिंग न्यूबॉर्न्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ टू प्रमोट ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ के लिए प्रमोट करेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान नवजात शिशुओं को खिलाने की अनुशंसित विधि क्या है? फॉर्मूला फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल फीडिंग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो है कि पहले 6 महीने तक की बात की जा रही है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, तो वो होगा ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इस मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। क्या है? ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है 6 month का जब बच्चा हो जाए, आफ्टर 6 month ऑफ एज, यहाँ पर आप बच्चे को कुछ फूड खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड फूड्स। तो ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज which of the following is a chronic condition characterized by high blood sugar level in pregnant women who have not previously been diagnosed with diabetes। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? क्रॉनिक मतलब लंबे समय से है, जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा है प्रेगनेंसी में, लेकिन इसके पहले उसको कभी डायग्नोस नहीं हुई है क्या? शुगर और डायबिटीज़। तो क्या कहलाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरानी स्थिति है जो गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है, इन्हें पहले मधुमेह का निदान नहीं हुआ, मतलब पहले डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई है? प्री एक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक्लेम्सिया या फिर प्रीटर्म लेबर। कौन सा केस है यहाँ पर जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल प्रेगनेंसी में क्या है? डायग्नोस हुआ है, लेकिन पहले डायग्नोस नहीं हुआ डायबिटीज़, तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लेवल का होना, और हाई ब्लड शुगर लेवल में जो बच्चे पैदा होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? लार्ज साइज होते हैं, 4 kg से भी उनका ज़्यादा वेट रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले, क्या है? 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, गर्भाधारण के 20वें सप्ताह से पहले गर्भावस्था के सहज नुकसान को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्री टर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज। क्या यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पर मिसकैरेज और अबॉर्शन। क्या है? मिसकैरेज। स्टिल बर्थ का मतलब है कि बच्चे की डेथ होना, फीटल डेथ इन यूट्रस। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि फीटल डेथ इन यूट्रस, वो कहलाता है स्टिल बर्थ। प्री टर्म का मतलब है कि बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के क्या है? प्री टर्म बर्थ का मतलब बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के डिलीवरी का हो जाना, वो है प्री टर्म बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब फीटल डेथ इन यूट्रस। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका मिसकैरेज और अबॉर्शन। तो अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट, अब क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP। तो MTP एक्ट पूछें तो 1971। अकॉर्डिंग टू दैट 20 वीक तक की प्रेगनेंसीज को ही यहाँ पर परमिशन दी जाती है। किसकी? अबॉर्शन की। अब अबॉर्शन की परमिशन 20 वीक तक तब दी जाती है जब यहाँ पर या तो रेप के थ्रू प्रेगनेंसी हुई हो,
और यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल हुई हो या फिर बच्चे को कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट हो तब अमेंडमेंट एक्ट आया है। क्या है? MTP अमेंडमेंट जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 24 वीक्स, यदि अमेंडमेंट एक्ट में पूछा तो 24 और ओनली MTP एक्ट पूछा तो 20 वीक। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी स्टेज, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द टिपिकल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। तो लेबर की प्रोग्रेस में कितनी स्टेज होती हैं? प्रसव की सामान्य प्रगति में कितने चरण होते हैं? 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज। तो टिपिकली प्रोग्रेशन ऑफ लेबर में कितनी स्टेज होती हैं? टोटल 4 स्टेज। कितनी? टोटल 4 स्टेज। पहली डायलेटेशन, दूसरी बेबी एक्सपल्सन, तीसरी प्लेसेंटल एक्सपल्सन और चौथी कौन सी? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर कितनी होती हैं? 4 स्टेज होती हैं टोटल, तो आपका आंसर होगा 4 स्टेज। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द सर्विक्स डायलेट एंड डिफास अलाउइंग द बेबी टू मूव इनटू द बर्थ कैनाल होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी, फैलाव होगा, इफासमेंट होगा और यहाँ पर बर्थ कैनाल का क्या है? मुंह ओपन होगा जिससे बेबी बाहर आ सके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज। वो कौन सी कहलाती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। कौन सी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसको आप कह सकते हैं सर्वाइकल स्टेज। दूसरी कहलाती है फीटल एक्सपल्सन। क्या है? फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी कहलाती है आपकी प्लेसेंटल एक्सपल्सन और प्लेसेंटा का बाहर आना। जो चौथी है इसको कहते हैं ओनली ऑब्जर्वेशन स्टेज। क्या है? ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो यहाँ पर क्या हो गई? 4 स्टेज हो गई। तो सर्विक्स डायलेट के लिए पूछे आपसे तो आपको क्या कहना है? सर्वाइकल डायलेटेशन की स्टेज कौन सी है? वो है आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड बेबी के बाहर आने वाली स्टेज, तीसरी प्लेसेंटा। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 0 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होती है। कितना? 0 to 10 सेंटीमीटर तक जो कार्डिनल मूवमेंट है लेबर के वो भी फर्स्ट स्टेज में होंगे। सेकंड स्टेज में बेबी बाहर आता है और इसी स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलती है। क्या? क्राउनिंग। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आता है। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक बेबी के बाहर आने के बाद 30 मिनट तक बाहर नहीं आया तब मैनुअली फंडल मसाज की जाती है। और यदि ऐसे में भी नहीं आया तब यहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है क्या? रिटेंड प्लेसेंटा। या फिर प्लेसेंटा कुछ बाहर आ गया कुछ अंदर रह गया तब भी उसको क्या कहेंगे? रिटेंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के कैरेक्टर क्या है? मुख्य विशेषताएं। प्रसव के दूसरे चरण की मुख्य विशेषता क्या है? फुल सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर्स, ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो होगा आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी सेकंड स्टेज पूछा। इसका थर्ड पूछते तो कहते डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। फुल डायलिटेशन फर्स्ट, ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ये भी आपके फर्स्ट स्टेज में ही आएंगे और ये ट्रू लेबर पेन के साइन है। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इन मेम्ब्रेन। तो कौन सी स्टेज में लेबर की कौन सी स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन दोनों की डिलीवरी होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये होगा तीसरी स्टेज में। कब? तीसरी स्टेज में प्लेसेंटल एक्सपल्सन के क्या है? प्लेसेंटल एक्सपल्सन के यहाँ पर साइन पूछे जाते हैं। क्या है? साइन पूछे जाते हैं कि क्या देखने को ये जो क्लासिकल साइन होता है ब्लड बहुत ज़्यादा फास्ट, जो गस ऑफ वेजाइनल ब्लड मतलब वेजाइना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाएगा। दूसरी चीज़ यूट्रस है जो ऊपर की तरफ जाएगी और एक ग्लोबुलर शेप में हो जाएगी। कौन सी? ग्लोबुलर शेप में। अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग आउटसाइड द वेजाइना। तीसरा है यहाँ पर कि जब आप लोअर सेगमेंट को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे यूट्रस के तब भी कॉर्ड रिट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये सब किसके क्लासिकल साइन है? प्लेसेंटल सेपरेशन और एक्सपल्सन के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान
प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने का वर्णन करने के लिए किस चिकित्सीय शब्द का उपयोग किया जाता है? थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स। ड्यूरिंग द लेबर थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स क्या टर्म यूज़ करेंगे? सर्वाइकल इफासमेंट, सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्वाइकल प्रेजेंटेशन या फिर सर्वाइकल इंगेजमेंट। तो यहाँ पर थिनिंग आउट ऑफ द सर्विक्स ये टर्म कहलाता है सर्वाइकल इफासमेंट। क्या है? सर्वाइकल इफासमेंट मतलब बच्चे का जब हेड इंगेज्ड होता है उसके बाद धीरे धीरे फैलाव देखने को मिलेगा, किसमें? सर्विक्स में। वो चीज़ कहलाती है इफासमेंट। क्या है? इफासमेंट। तो इसको आप क्या कहेंगे? सर्वाइकल इफासमेंट। नेक्स्ट वन इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द चाइल्ड बर्थ। बच्चे के डिलीवर होने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड कौन सी स्टेज कहलाएगी लेबर की? प्रसव के किस चरण को अक्सर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आराम और पुनः प्राप्ति अवधि के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ स्टेज? रेस्ट एंड रिकवरी वाला पीरियड कहलाता है कौन सा? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। कौन सा? चौथी स्टेज है जो लेबर की वो कहलाएगी, जिसको आप ऑब्जर्वेशनरी स्टेज और रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट इज एट व्हाट पॉइंट लेबर इज एमनियोटिक सैक टिपिकली रप्चर्ड रिलीजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। प्रसव के दौरान किस बिंदु पर एमनियोटिक थैली आमतौर पर फट जाती है जिससे एमनियोटिक द्रव निकलने लगता है? इन द फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग एक्टिव लेबर, इन द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग पुशिंग डाउन, इन द थर्ड स्टेज ड्यूरिंग प्लेसेंटल डिलीवरी। इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। पहली चीज़ जो एमनियोटिक सैक है, जिसको आप एमनियोटिक सैक कहते हैं, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं। आप जब हॉस्पिटल इनकेस आपने लेबर वार्ड में ड्यूटी लगी हो तो आपको पता होगा कि कुछ लेडीज़ कंप्लेन करती हुई आती हैं कि उनका फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो गया है। तब यहाँ पर फ्लूइड लीक होने का मतलब, फ्लूइड लीक हो रहा है, वो हो सकता है कि आपको कभी कभी यूरिन भी पास हो जाती है क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है ब्लैडर पर। दूसरी चीज़, जो एक प्लग बन जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, यूट्रस से बच्चा बाहर ना निकले, इसीलिए सर्वाइकल कैप और सर्विक्स के यहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन होता है म्यूकस के थ्रू। वो भी जैसे जैसे डायलिटेशन होगा, बेबी नीचे की तरफ पुश करता है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से कभी कभी ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। वो प्लग है जो खुलेगा, एक तरीके से हम कहेंगे मुंह ओपन करने के लिए वो बाहर आता है, तो उसको भी एमनियोटिक फ्लूइड समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो एमनियोटिक्स जब सैक रप्चर होगा तो जो अचानक से मान लीजिए किसी भी मटके को फोड़ेंगे तो एक एक दो दो बूंद पानी नहीं आएगा, पूरे में फैल जाएगा। सेम एज चाहे बलून में आप कोई बलून ले लीजिए, बलून ज़्यादा बेटर रहेगा, बलून में आप होल करेंगे किसी भी पिन से तो फट जाएगा। ऐसे ही एमनियोटिक सैक रहेगा तो अचानक से यदि फटेगा, क्या है, अचानक से यदि फटेगा तो जो एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होगा तो कैसा होगा, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर ही। इनकेस मान लीजिए एमनियोटिक सैक आपका आपने लेबर इंड्यूस की, उस टाइम पर नहीं हुआ, तो इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम पे डॉक्टर को लगता है कि फीटल हेड इंगेज्ड होते आ रहा है, तब भी इंटरनल एग्जामिनेशन करके भी उस एमनियोटिक सैक को क्या कर दिया जाता है, रप्चर कर दिया जाता है। उसको आप क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन यदि ये टाइम के पहले तो आप क्या कहेंगे, प्री टर्म। क्या है, प्री टर्म, एक टर्म यूज लग जाए, प्री टर्म वर्ड यूज हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर आपका इनकेस जो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, मान लीजिए कि लेबर रूम के पहुँचने के पहले ही एमनियोटिक सैक फट गया, रप्चर हो गया, फ्लूइड बाहर आ गया, तब आप क्या करेंगे। ऐसे केस में डॉक्टर वेजाइनल डिलीवरी के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट एंड वॉच नहीं करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल इमरजेंसी में LSCS करके बच्चे को बाहर निकाल देते, क्योंकि इस फ्लूइड में बच्चा क्या है, सेफ रहता है। यदि अब इस एमनियोटिक फ्लूइड के बिना बच्चा ज़्यादा देर तक अंदर रहा तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए बच्चे को क्या किया जाए, तो बाहर निकाला जाता है। आई होप आपको ये छोटे छोटे टर्म समझ में आए हो। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर डज द बेबी रोटेट टू एन एंटीरियर पोजिशन फेसिंग द मदर्स बैक टू फैसिलिटेट ईजियर पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल।
प्रसव के किस चरण के दौरान शिशु जन्म नहर के माध्यम से आसान मार्ग की सुविधा के लिए माँ की पीठ की ओर मुंह करके पूर्व काल की स्थिति में घूमता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। तो यहाँ पे कहा है कि बेबी रोटेशन होने का काम एंटीरियर पोजीशन में रोटेट होने का काम है, जो एंटीरियर पोजीशन माँ के बैक से और बर्थ कैनाल में इजीली बाहर आ जाए, तो ये किसी भी स्टेज में कर सकता है। ये चीज़ जनरली होती तो टाइम के पहले ही है, टाइम के पहले मतलब फर्स्ट स्टेज के पहले ही, लेकिन कुछ बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है कि बच्चा इवन बाहर जो फर्स्ट स्टेज भी हो जाती है, जब बाहर निकाला तो उस टाइम पे भी रोटेशन कर जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द लेबर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम मदर। यदि कोई माँ पहली बार माँ बन रही है, प्रीमी पैरा है, तो उसमें लेबर का जो फर्स्ट स्टेज है कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 घंटे, 6 से 8 घंटे, 12 से 14 घंटे, या फिर 18 से 20 घंटे। तो ये ड्यूरेशन प्रीमी पैरा में आप मान सकते हैं 12 to 14 आवर तक, कितना? 12 से 14 घंटे पहली स्टेज। दूसरी स्टेज कंसीडर की जाती है जनरली कितनी? दूसरी स्टेज है जो 15 या 20 मिनट की होती है बच्चे के बाहर आने की। तीसरी मैक्सिमम कंसीडर की जाती है 30 मिनट की। कितना? 30 मिनट की। लेकिन इसमें भी प्लेसेंटा जब नहीं आता है तब आप इसको क्या कहते हैं? रिटेंट प्लेसेंटा। फंडल और मैनुअल मसाज करके प्लेसेंटा को फिर बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ लेबर इज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प पुश द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल एंड एंड विद द बेबीज बर्थ। प्रसव के किस चरण को मजबूत संकुचन द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो बच्चे को बर्थ कैनाल के माध्यम से धकेलने में मदद करता है और बच्चे के जन्म के साथ समाप्त होता है? तो कौन सी स्टेज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ? क्वेश्चन ध्यान से देखें। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्टार्ट होगा, पुश किया जाएगा, लेकिन इसका एंड होगा बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म के बाद, तो वो कहलाएगी सेकंड स्टेज। कौन सी? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट में डायलेटेशन हो जाएगा, लेकिन यदि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो बच्चा नीचे की तरफ पुश डाउन होकर बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या है यहाँ पर? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया इज कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। तो प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा कहाँ पर होगा? ऑन द एंटीरियर यूटेराइन वॉल, on the posterior uterine wall, in the upper segment of uterus, in the lower segment of uterus, partially or completely covering the cervix। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया कंसीडर होगा? जब यहाँ पर प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाए, पार्शियली भी और कंप्लीटली, जो कि सर्विक्स को कवर कर जाए, तो वो कहलाएगा आपका क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सा? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कॉमन सिम्टम क्या हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेज, या फिर डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें से एक होता है क्लासिकल वेजाइनल ब्लीडिंग बट विदाउट द पेन, मतलब पेनलेस। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो होगी यहाँ पर आपकी क्या? वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है। और ये होती है कब? मोस्ट ऑफ दी केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। एंटीपार्टम हेमरेज का जो रीज़न होता है वो यही है। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया इज यूजुअली डायग्नोज थ्रू। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया को पता कैसे करेंगे कि है या नहीं? मैटरनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड, या फिर एमनियोसेंथेसिस। तो कैसे डायग्नोस होगा प्लेसेंटा प्रीविया? तो वो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में माँ के बीपी से पता नहीं चलेगा, फीटल हार्ट रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगी, लेकिन यहाँ पर एमनियोसेंथेसिस आप ऐसे टाइम पे नहीं कर सकते। दैट मीन्स इंटरनल असेसमेंट तो आप कर ही नहीं सकते हैं, और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, इवन कभी कभी बच्चे की डेथ यूट्रस में ही हो सकती है। आप यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन मतलब
फिंगर टू फिंगर असेसमेंट या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, अवॉइड करने को कहा जाता है। यहाँ पर आप फिजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया होने का हाई रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? ऑप्शन में है मैटरनल एज अबव 30 ईयर, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, एडिक्वेट प्रीनेटल न्यूट्रिशन, हाई मैटरनल हीमोग्लोबिन लेवल। तो प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप होने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वो सकती है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। क्या है? प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। माँ की एज 35, ए प्लेसेंटा प्रीविया माँ की एज कम भी है तब भी हो सकता है। यहाँ पर प्रीनेटल न्यूट्रिशन लेने से या फिर ना लेने से इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। हाई मैटरनल हीमोग्लोबिन से भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा वो होगा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन से। किससे? यदि प्रीवियसली आपका LSCS किया गया है तो यहाँ पर आपको प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द। यदि प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट है तो प्लेसेंटा किसको पूरे तरीके से कवर करेगा? सर्विक्स, यूट्राइन फंडस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट या एमनियोटिक सैक को। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में यदि प्लेसेंटा कवर करेगा पूरे तरीके से तो होगा सर्विक्स। क्या होगा? सर्विक्स। लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, सर्विक्स ही कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है सर्विक्स यूट्रस का वो क्या कहलाता है यहाँ पर? सर्विक्स। इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, तो ये क्या करेगा? पूरे तरीके से सर्विक्स को कवर करेगा। इंटरनल ओस जो कि कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हुआ है तो कैसे मैनेज करें? फीटल जेंडर, मैटरनल ऑक्यूपेशन, जेस्टेशनल एज एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या फिर मैटरनल हाइट एंड वेट। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेज करना किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? ये जेस्टेशनल एज कितनी है और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग क्या हो रहा है। जेस्टेशनल एज इस तरीके से कि मान लीजिए 36 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, ब्लीडिंग यदि ज़्यादा होती है तो डिलीवरी कंडक्ट करा दी जाएगी। यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग होती है, कितनी ब्लीडिंग होती है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जेस्टेशनल एज मतलब कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग का अमाउंट क्या है, ड्रॉप में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड इंटरवेंशन ड्यूरिंग एक्टिव ब्लीडिंग इन प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पर क्या रिकमेंड नहीं किया जाएगा जब एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटा प्रीविया के केस में? बेड रेस्ट इन अ लेटरल पोजीशन, डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड या फिर कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर की जाएगी, यदि ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। बेड रेस्ट करने को कहा जाएगा लेटरल पोजीशन में। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कभी भी वेजाइनल और सर्वाइकल असेसमेंट चेक नहीं किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा यदि ब्लीडिंग हो रही है तो। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज in severe cases of uterine prolapse when other treatment are not effective a surgical procedure called may be performed to correct the condition। यदि यूट्राइन प्रोलैप्स का केस हुआ है, कोई और ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, तब एक सर्जरी की जाएगी। तो सर्जरी का नाम क्या है? हिस्टेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, DNC या फिर एपिजियोटोमी। तो यूट्राइन प्रोलैप्स में कौन सी सर्जरी की जाएगी यदि दवाइयों के थ्रू और अदर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है? तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज किया जाता है जब या तो अबॉर्शन के रिटेंड बिट्स रह गए हों या फिर अबॉर्शन करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए कि कुछ यूट्रस में कैंसर की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, टिश्यूज निकालने के लिए। एपिजियोटोमी डिलीवरी के टाइम पे सेकंड स्टेज में किया जाता है जब क्राउनिंग होती है, ताकि बच्चे का हेड यदि साइज बड़ी है तो इजीली बाहर ला सकें बिना टीयरिंग के। फिर यहाँ पर बचता है हिस्टेरेक्टोमी। क्या है हिस्टेरेक्टोमी? जिसमें पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल दिया जाएगा। जो यूट्रस आपका रहेगा तो इसमें 3-4 टाइप का होता है। हिस्टेरेक्टोमी रिमूव्स द यूट्रस एंड मे ऑल्सो रिमूव द सर्विक्स
ओवरी, ट्यूब्स, लिम्फ नोड्स एंड अपर वेजाइना रेडिकली। तो यहाँ पर जो हिस्टेरेक्टोमी यदि की जाती है तो इसमें कभी कभी क्या किया जाएगा, पार्शियल यदि की जाएगी तो ओनली यूट्रस बस निकाली जाएगी। क्लियर? पार्शियल किया जाएगा तो यूट्रस बस रिमूव की जाएगी। यहाँ पर आपकी ओवरी बच जाएंगी, फैलोपियन ट्यूब बच जाएंगी। लेकिन यदि कम्प्लीटली किया जाएगा तो यहाँ पर सभी चीज़ें अबव वेजाइना जो कुछ भी है सब कट कर दिया जाएगा। बाइलेटरल किया जाता है तो कभी कभी एक साइड की ओवरी को बचा दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब एक साइड की बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हिस्टेरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस। पर इन केसेस ऑफ मेजर प्लेसेंटा प्रीविया विथ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग इन फीटल कंप्रोमाइसिस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ डिलीवरी इज यूजुअली। तो यहाँ पर देखिए मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है और फीटल कंप्रोमाइज मतलब फीटल को एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि अंदर बाहर निकालना एज एन इमरजेंसी में ज़रूरी है, तब आप मोड ऑफ डिलीवरी कौन सी अपनाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर, वेजाइनल डिलीवरी, फोर्सेप्स असिस्टेड डिलीवरी या फिर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो इंडक्शन ऑफ लेबर ऐसे केस में आप नहीं अपना सकते। क्यों? ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है और प्लेसेंटा डाउन साइड है, पूरे तरीके से सर्विक्स को कवर करके रखे है, तो कैसे यहाँ पर न कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएंगे, ब्लीडिंग होती रहेगी ना, यहाँ पर डायलिटेशन होगा, बच्चा अंदर ही यूट्रस में डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है लेकिन यदि पार्शियली होगा, लेकिन यहाँ पर कहा है मेजर प्लेसेंटा प्रीविया मतलब फुल ग्रेड है, तो सर्वाइकल उसको कंप्लीट किए हैं, तो बेबी का जो हेड प्रेशर लगाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं और आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं, ना ही फोर्सेप्स असिस्टेड डिलीवरी करवाई जा पाएगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लेसेंटा डाउन साइड है, पूरा कवर करके रखा है सर्विक्स के मुंह को। तो वो होगी यहाँ पर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। क्या है? इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी में LSCS करके बच्चे को एज सून एज पॉसिबल होगा बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट वन इज आफ्टर डिलीवरी द प्लेसेंटा इज टिपिकली एग्जामिन्ड फॉर साइन ऑफ। तो डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को किस चीज़ के लिए चेक किया जाएगा, एनीमिया, इन्फेक्शन, मैटरनल हाइपरटेंशन या फिर फीटल डिस्ट्रेस। तो बच्चा यदि बाहर आ गया है तो प्लेसेंटा को किस चीज़ के लिए चेक किया जाएगा, वो होगा इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन से पता चलेगा यदि मान लीजिए यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा था, तो वो सब चीज़ें आपके प्लेसेंटा को एग्जामिनेशन करके पता चल सकती हैं। नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटा प्रीविया कैन बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन फॉर द बेबी। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए, बेबी के लिए, प्रीमेच्योर बर्थ, क्लब फुट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या फिर मैक्रोसोमिया। तो प्लेसेंटा प्रीविया के केस में मैक्रोसोमिया तो नहीं हो पाएगा कि लार्ज हेड साइज हो जाए बच्चे की, बड़ा बच्चा पैदा हो जाए, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ में होगा। प्लेसेंटा प्रीविया में तो टर्म प्रेगनेंसी तक ही पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब कि समय से पहले डिलीवरी का करवाना। क्या है? समय से पहले डिलीवरी का करवाना, ये प्रीमेच्योर बर्थ कहलाएगा। कभी कभी 28-30 वीक तक की प्रेगनेंसी में मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे केस में भी बच्चे को बाहर निकाल के ICU में, NICU में रख दिया जाता है ताकि बच्चा बाहर डेवलप हो जाए। प्लेसेंटा प्रीविया में भी कुछ ऐसा ही होता है कि प्रीमेच्योर बर्थ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, स्टिल बर्थ भी हो सकता है कुछ केसेस में। नेक्स्ट इज ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स। तो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो कब रप्चर होगा, बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर आफ्टर हेड इज एंगेज्ड और विथ एक्सेसिव सो। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन कब रप्चर होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से कि जो एमनियोटिक सैक कब रप्चर होगा वही है कि बैग ऑफ मेम्ब्रेन कब रप्चर होगा, तब सर्विक्स पूरी फुल तरीके से डायलेट होगी। तब कब होगा, जब सर्विक्स फुली डायलेट होगी तब। फुल डायलिटेशन का मतलब है यहाँ पर क्या, 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। यहाँ पर क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होगा। वो यदि कुछ केसेस में नहीं होता है
तब आप उसको कहते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है? ARM। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। तो मेमोरी गैप में मतलब आप अपना कुछ इमेजिन कर लें अपने से ही, वो क्या कहलाएगा? न्यूलोगिज्म में कन्फेबुलेशन, कंपल्सन या फिर सर्कमस्टेंशियलिटी। तो इमेजिनरी इवेंट्स मतलब मैंने आज अब ये कर लिया, किसी की शादी में नाच गाए, भले ही ना आप गए हों, तो वो सब चीज़ें मेमोरी गैप को फिल करने के लिए करते हैं, वो कहलाता है कन्फेबुलेशन। ये देखिए यहाँ पर कन्फेबुलेशन का मतलब है कि क्या कुछ भी नया अपने दिमाग में बनाना। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब है कि कुछ इरेलेवेंट और कुछ ऐसे वर्ड बोलना जिनका कुछ मीनिंग ही नहीं है, बोलना और लिखना दोनों। न्यूलोगिज्म में कुछ नए नए बनाना, नए नए वर्ड बनाना। क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल स्टेटस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाएंगी न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए किसी एक को छोड़कर। क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग या फिर क्लीन द एयरवे। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं। क्या हैं? 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन क्लीन एयरवे को छोड़कर। जो 5 क्लीन चेन आपने पढ़ी है, देखिए WHO की जो 5 क्लीन चेन्स है। क्लीन अटेंडेंट्स हैंड, जो डिलीवरी अटेंड कर रहा है उसके हाथ क्लीन होना चाहिए। डिलीवरी सरफेस क्लीन होना चाहिए। जो कॉर्ड कट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, जो रेजर ब्लेड और जो क्लैंप है वो क्लीन होना चाहिए। जो क्लीन स्ट्रिंग है कॉर्ड टाई के लिए वो भी होना चाहिए। और जिस कपड़े में आप माँ बच्चे को लपेटते हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। तो ये क्या है? 5 क्लीन चेन हो गई अकॉर्डिंग टू WHO के। नेक्स्ट Which chemical present in the acromial tip of the sperm facilitate the penetration of ज़ोना पैलिसीडिया of ovum? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस में पढ़ाया भी हुआ है कि कौन सा एक्रोमियल टिप होती है जो स्पर्म की हेड, नेक, बॉडी। हेड है जो पेनिट्रेट करके क्या करता है? ओवम को एक तरीके से हमें कहें कि पूरा जो टेल वाला हिस्सा है वो अलग रह जाता है नेक से, नेक टेल पीछे रह जाती है। जो हेड है वो क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा, जिसमें आपका न्यूक्लियस रहेगा, DNA रहेगा, क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो सब चीज़ें रहेंगी। तो क्या है? जो एक्रोमियल टिप है, जो सबसे टॉप का पार्ट होता है क्रोमोसोम का, वो एक्रोमियल टिप। अब उस एक्रोमियल टिप में कौन सा केमिकल और एंजाइम रहेगा जो ओवम के ज़ोना पैलिसीडिया, जो आउटर लेयर है ओवम की, उसको क्रॉस कर जाएगा पेनिट्रेट करके? फॉर्मेलिन, एसिटाइल कोलिन, हाइड्रोलिनेज या फिर HCl। तो क्या रहेगा यहाँ पर? ऐसा कौन सा एंजाइम है स्पर्म के जो एक्रोमियल टिप है वहाँ पर, जिसके कारण ये क्या होगा? पेनिट्रेट करने का काम करेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।